हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के बारे में। तो हम लोग इकोनॉमिक्स की पढ़ाई क्यों करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, हमारे पृथ्वी में संसाधनों की एक सीमित है, और जो ह्यूमन नीड है वो अनलिमिटेड वांट्स हैं ह्यूमन नीड्स के। मतलब कि संसाधन सीमित है लेकिन हमारी जो इच्छा हैं वो असीमित है। तो संसाधनों का सीमित रूप पे अल्टरनेट यूज़ करके हम लोग कैसे संसाधन का प्रयोग करें, उसे ही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला सकारात्मक अर्थशास्त्र, दूसरा नियामक अर्थशास्त्र, और 2 है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र से, जिसे पॉजिटिव इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि क्या था, क्या है एवं क्या होगा। मतलब इसमें हम लोग जनरली देखते हैं तथ्य एवं आंकड़ों के बारे में। जैसा कि आप देख लीजिए कि बजट आता है, तो बजट में हम लोग क्या देखते हैं कि सारे आंकड़े देखते हैं कि पहले क्या था, पिछले साल का बजट क्या था, अभी क्या है, और आगे आने वाले बजट में क्या होगा। उसी के विपरीत हम लोग देखते हैं नियामक अर्थशास्त्र, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होना चाहिए। मतलब इसमें जैसे कि मान लीजिए बजट कंप्लीट हो गया, तो बजट सेशन के बाद हम लोग बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे आपका जो अपोजिट पार्टी रहती है वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उसे हम लोग नियामक अर्थशास्त्र बोलते हैं। मतलब इनमें मतों एवं निर्णयों का संग्रह रहता है, उसे नियामक अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी बांटा गया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा इकोनॉमिक्स है जिसमें कि हम लोग सिंगल और इंडिविजुअल यूनिट के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एक पार्टिकुलर कंपनी की आय, व्यय, या एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग इस पर अध्ययन करते हैं। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी से कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो बाजार की सेनाएं होती है, मांग एवं आपूर्ति सम्मिलित रहती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी वस्तु की मांग बढ़ जाए तो उसकी आपूर्ति भी बढ़ जाती है, और अगर आपूर्ति कम हो जाए तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप जीएसटी को देख ले, तो जीएसटी क्या है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। तो इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ थे, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जेएम किन्स। ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बहुत अंतर है। इकोनॉमिक्स में मैंने क्या बताया कि किसी भी संसाधन का प्रयोग कैसे किया जाए, वो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। और किसी भी पार्टिकुलर एक देश या एरिया की इकोनॉमिक्स को इकोनॉमी कहा जाता है। तो इकोनॉमी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आइए एक एक करके हम लोग जानें तीनों के बारे में। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था में को कहा जाता है जिसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ पे सारे प्राइवेट प्लेयर होते हैं। मतलब कि सारा यहाँ का जो इकोनॉमी है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा संभाला जाता है, और इनका बस उद्देश्य लाभ कमाना रहता है। यहाँ पे जो बाजार सेनाएं हैं वो मुक्त रहती है, स्वतंत्र प्रभाव में रहती है। मतलब सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो प्राइस जो होगी वो निजी क्षेत्रों के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पे उपभोक्ता समग्र रहते हैं। मतलब कि यहाँ उपभोक्ता यहाँ पे अपने अनुसार कुछ भी सामान प्रोडक्ट ले सकते हैं, और इसे कीमत तंत्र भी कहा जाता है, जो कि यूएस, कनाडा और फ्रांस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। उसके आगे हम लोग जानते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विपरीत यहाँ पे सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है,
और सरकार का नियंत्रण होने के कारण इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य हो जाएगा कि समान कल्याण, आय का समान वितरण होना चाहिए। यहाँ पे बाजार सेनाएं नियंत्रित रहती है, मतलब मांग एवं आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। उपभोक्ता के लिए कोई विकल्प नहीं होता, जैसा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने पढ़ा था कि उपभोक्ता समग्र रहते हैं, मतलब उपभोक्ता अपने नीड के अनुसार कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब जैसे कि देख लीजिए कि सरकार अगर आपका पूर्ण नियंत्रण रखती है, तो अगर मान लीजिए सरकार आपको चावल में कोई एक किस्म का चावल बांट रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये नहीं दूसरा चावल चाहिए। तो यहाँ पे उपभोक्ता के लिए कोई विकल्प नहीं होता, सरकार जो चीज़ प्रोवाइड कराती है उसे ही लेना रहता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था सबसे पहले रूस यूएसएसआर में पाया गया था, और जो अभी करंटली रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया पे चल रही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हमें सबसे पहले जे किन्स साहब ने कहा था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा सॉरी, मैंने आपको एक चीज़ बताने भूल गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग सेंटर होता है, जहाँ पे सेंटर के द्वारा प्लान किया जाता है कि कैसे इकोनॉमिक को आगे बढ़ाना है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा? दोनों का एग्जिस्टेंस होगा, निजी क्षेत्रों का भी और सार्वजनिक क्षेत्रों का भी। इसमें भी आपका सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग देखा जाएगा। ये मुख्य रूप से भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं भारत के बारे में कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब से शुरू हुई। भारत में शुरुआत में बंद अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 1990 के इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक तंगी, जो गल्फ वार हुआ था जिसमें तेल का संकट आ गया था, तो भारत के पास इस आर्थिक तंगी में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही कम हो गया। मात्र कहा जाता है कि मात्र 7 दिनों के लिए ही फॉरेक्स रिजर्व बाकी था। तो यहाँ की सरकार तभी वर्तमान प्रधानमंत्री आपके नरसिम्हा राव थे, और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। तो इन लोगों ने आईएमएफ के पास गए और कुछ फॉरेक्स रिजर्व की मांग की, लेकिन आईएमएफ के सुझाव पर आईएमएफ ने इन्हें कहा कि नहीं, आप अपनी जो बंद अर्थव्यवस्था है उसे थोड़ा ओपन करें और सामानों का आयात निर्यात शुरू करें। तो उन्हीं के कहने के अनुसार मनमोहन राव समिति ने 1991 में एक नया रिफॉर्म लाया, जिसे हम लोग न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता है। इसे एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब भारत सरकार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। उदारीकरण में इन्होंने किसी भी कंपनी को लाइसेंस को सरल किया, किसी भी कंपनी को लाइसेंस पहले इसके विपरीत, इसके पहले लाइसेंस देना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन इसमें रिफॉर्म के तहत लाइसेंस को सरल किया गया। बहुत सारे कंपनी को प्राइवेट किया गया जो कि ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे थे। और वैश्वीकरण मतलब कि हमारा देश एक क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बना। हम लोगों ने आयात निर्यात शुरू किया। हाँ, मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि दो तरह के इकोनॉमी होते हैं, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी में आयात एवं निर्यात होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी में आयात एवं निर्यात स्वयं आधारित या नहीं, मतलब हम लोग लिमिटेड वे में आयात एवं निर्यात करते हैं या नहीं के बराबर ही करते हैं, उन्हें क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो 1991 में भारत एक ओपन इकोनॉमी हो गया। ठीक है, शुरुआत से इकोनॉमिक्स को 3 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इकोनॉमी के फादर एडम स्मिथ को कहा जाता था, और जॉन केन्स को किनका फादर कहा जाता था, आप लोग कमेंट में बताएं। और एक लिबरल, उदारवादी और नव उदारवादी। तो 3 फेज आए इकोनॉमिक्स्ट के। तो एडम स्मिथ बहुत ही पुराने ज़माने के इकोनॉमिस्ट थे, इसीलिए इन्हें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है। इनका कहना था कि राज्य को अर्थव्यवस्था पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कि जैसा हम लोगों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा। तो एडम स्मिथ साहब के अनुसार
कोई भी देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका प्रकाशन 1776 को हुआ था। और उसके आगे जॉन्स कीन्स साहब ने, उन्हें केन्सियन इकोनॉमिस्ट कहा गया, जो इन्हें फॉलो करते हैं उन्हें केनीसियन इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। तो इनके द्वारा आगे चलकर कहा गया कि राज्य के द्वारा बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तो इसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ। आगे चलते हुए जब देखा गया तो एक नए इकोनॉमिक्स आए, जिसे लिबरल और न्यू लिबरल्स कहा जाता है। इसमें कहा गया कि एक अर्थव्यवस्था में न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप होना चाहिए। इसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हैं। और इसके तहत IMF, वर्ल्ड बैंक पॉलिसीज़ वर्क करते हैं। ठीक है। जेबी से एक इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। अब आइए हम लोग देखते हैं इंडियाज़ इकोनॉमिक सेक्टर। तो इंडियाज़ के इकोनॉमिक सेक्टर को हम लोग 3 आधार पर बांटते हैं। एक गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, कार्य परिस्थितियों के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो गतिविधियों के आधार पर हम लोग इसे 3 क्षेत्र पे बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को आगे चल के और 2 भाग में बांटते हैं, चतुर्थांश क्षेत्र और पंचांग क्षेत्र। हम लोग आइए एक एक करके अब इसे आगे पढ़ते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पे भूमि संबंधित गतिविधियाँ होती है। यहाँ पे कच्चे माल को अन्य क्षेत्रों में भेजा जाता है, मतलब अन्य क्षेत्र बोलने का मतलब इंडस्ट्री, ये सब को सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे कृषि हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, मत्स्य पालन हो गया, माइनिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। हमारे देश का सर्वाधिक जनसंख्या इसी हिस्से में वर्क करता है, बट GDP में इनका योगदान सबसे कम है। द्वितीयक क्षेत्र, इन्हें औद्योगिक क्षेत्र और प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी कहा जाता है। इस पर वर्क करने वाले व्यक्तियों को ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल मिलता है, जिसे ये अंतिम वस्तु के रूप में बनाते हैं और उन्हें उपभोक्ताओं को सेल करते हैं। जैसे कि शुगर मिल हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया। तो शुगर मिल आपका गन्ना लेता है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा से लिया जाता है। और कपड़ा उद्योग में जूट हो गया, सिल्क हो गया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आपका जितने भी और हैं, आयरन और हो गए, कैडमियम, कोल हो गए, ये सब हम लोग प्राथमिक क्षेत्र से लेते हैं और द्वितीयक क्षेत्र में इसको एक अंतिम वस्तु के रूप में बना के इसे सेल किया जाता है उपभोक्ताओं को। इसके आगे तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र सेवाओं से संबंधित है, जैसे कि टीचिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, परिवहन हो गया और दूरसंचार हो गया। इनके अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों को वाइट कॉलर वर्कर कहा जाता है। और इस क्षेत्र का GDP पे सर्वाधिक योगदान है, भारत के GDP पे सर्वाधिक योगदान है। ठीक है। अब तृतीयक क्षेत्र को हम लोगों ने आगे 2 और भागों में बांटा था, एक चतुर्थांश क्षेत्र और एक पंचांग क्षेत्र। तो पंचांग क्षेत्र को हम लोग गोल्ड कॉलर वर्कर भी बोलते हैं, मतलब जो पंचांग क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें गोल्ड कॉलर वर्कर्स भी कहा जाता है। चतुर्थांश क्षेत्र ज्ञान आधारित सेक्टर है, नॉलेज बेस्ड सेक्टर। यहाँ पे टीचिंग, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क किया जाता है। और पंचांग क्षेत्र में सर्वोच्च निर्णय, IAS, PCS ऑफिसर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज और किसी भी कंपनी के MD एंड CEO होते हैं। और इनके अंतर्गत कार्य करने वालों को गोल्ड कॉलर वर्कर कहा जाता है। अब हम लोग ने गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कार्य प्रस्तुति के आधार पर 2 तरह के क्षेत्र होते हैं, एक संगठित क्षेत्र और एक असंगठित क्षेत्र। इस पे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे विभाजित किया जाता है। तो देखिए, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र।
सिंपली मैंने एक टेबल बनाया है जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि संगठित और असंगठित क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें रोजगार की शर्तें हो, सरकारी नियमों का पालन हो और एक फिक्स्ड और नियमित अंतराल पे आपको मासिक वेतन मिले, नौकरी की सुरक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधा और पेंशन जैसे अतिरिक्त लाभ मिले। तो ये सब जिन क्षेत्रों में मिलता है उन्हें संगठित क्षेत्र बोला जाएगा, और जिस क्षेत्र पे ये कुछ भी नहीं मिलते हैं उन्हें असंगठित क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग स्वामित्व के आधार पर देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर दो तरह के क्षेत्र होते हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर को कहा जाएगा, जिसमें कि गवर्नमेंट का योगदान 51% से ज़्यादा होता है, 51% या 51% से ज़्यादा हो। और निजी क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहा जाएगा जहाँ पे गवर्नमेंट का योगदान 51% से कम हो या नहीं हो। ठीक है, यह देखिए स्वामित्व के आधार पर मैंने बता दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध के आधार पर, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि दो तरह के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध के आधार पर दो तरह के इकोनॉमी होते हैं, एक ओपन इकोनॉमी और एक क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब कि आयात निर्यात देश के द्वारा किया जाता है। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब देश अपने अंदर ही सामानों का क्रय विक्रय करती है, लेकिन देश के बाहर इन्हें नहीं भेजा जाता है। विकास के आधार पर इकोनॉमी को 3 भागों में बांटा गया है, एक अविकसित, एक विकासशील और एक विकसित। अविकसित और विकासशील देशों में आय का असमान वितरण होता है और विकसित देश में आय का समान वितरण होता है। अविकसित और विकासशील देश में प्रति व्यक्ति आय कम होती है, गरीबी बेरोजगारी ज़्यादा होती है, जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की इच्छा कम होती है, परिवहन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होती है। मतलब कि इन कंपेयर टू विकसित डेवलप्ड कंट्री के हम लोग ये देख रहे हैं कि इनमें ये सब कम होती है। और इसी के विपरीत आपका विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी, गरीबी बेरोजगारी कम होगी, जीवन जीने की इच्छा ज़्यादा होगी और आपका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। विकास के आधार पर हम लोगों ने 3 भागों पे बांटा था देशों को, अविकसित, विकासशील और विकसित। लेकिन वे वर्ल्ड बैंक के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है, एक लो इनकम कंट्री, एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री, एक अपर मिडिल इनकम कंट्री और एक हाई इनकम कंट्री। तो लो इनकम भारत जो है वो आपका लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है। तो आज हम लोग ने देखा कि इकोनॉमी और इकोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ाई करते हैं। कल हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।